ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। ऑप्शन लेने की बारी आई है और देखिए ऑप्शंस मैंने आज दो पिक किए थे और दोनों ही टॉप गेनर्स हैं और एक हो गया आरबीएल और एक हो गया इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। फिर मैं गया वॉल्यूम्स पे कि क्या पिक करूं। आज अगर आप आरबीएल के देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आज ये टिपिकल एक ये बहुत मोमेंटम वाला स्टॉक है, हॉट स्टॉक है और अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडिंग कर सकते हैं तो ही करिएगा, अदरवाइज अवॉइड करिएगा। 149.20 ये इसका कल का ट्रेडिंग करियर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे था, याद रखिएगा। अभी परसों ही मैंने इस पर कॉल दी थी, 6 की कॉल तो 12-13 पे हो चुकी है, 150 की कॉल। लेकिन आप इसके वॉल्यूम्स को देखिए, मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ कि एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि कल इसने अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम्स के साथ अपने 50 डेमा को काटा और अब कल के हाई को काट रहा है। इसकी 160 की कॉल पॉसिबली जो ट्रेजेक्टरी नज़र आ रही है वो करीब करीब 160-165 की जो नज़र आ रही है, इसके मद्देनज़र क्या हम इसकी 150 या 60 की कॉल दोबारा ले सकते हैं, स्पेशली 160 क्योंकि स्लाइटली कम एक्सपेंसिव है। इसमें 160 की कॉल में करीब 1,12,000 शेयर जुड़े हैं, 150 की कॉल में 2,32,000 शेयर जुड़े हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है एज ए ट्रेडर जिसको आपको देखनी चाहिए, क्वांटम ऑफ पुट राइटिंग। इसमें 130 में करीब 190, 135 में लगभग 156, 140 में लगभग 865 और 145 में लगभग 430। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लाख पुट बिके हैं 150 के नीचे। कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको? फ्यूचर, छोटी सी डिलीवरी या फिर ऑप्शन? अजीत, कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको? देखिए वीरेंद्र, बिल्कुल सटीक आपने इसमें राय दी है कि जिस तरीके से इसमें कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है ऑलमोस्ट डबल वॉल्यूम के साथ। यूजुअली इस तरीके के ब्रेकआउट्स दिखते नहीं है। जब मार्केट में कल के सेशन की अगर बात करें, थोड़ा सा डगमगाया हुआ था, तो मुझे तो लगता है कि इसको आप डिलीवरी या फ्यूचर्स में किसी तरीके से भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें करीब 170 तक के टारगेट्स देख रहा हूँ। अगर आप कंसोलिडेशन को देखेंगे, करीब 140 से 105 का कंसोलिडेशन था, तो करीब 35 पॉइंट 135 के 140 के ऊपर करीब 170-175 तक के टारगेट्स आपके सामने आते हैं। तो साथ में जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का ब्रेकआउट है वो ऐड कर रहे हैं कंफर्मेशन को। तो मेरे को लगता नहीं है कि इसमें इतना बड़ा रिस्क है। बट हाँ, अगर थोड़ा सा अगर आप रिस्क अवर्स हैं तो डेफिनेटली आप ऑप्शन के थ्रू भी आ सकते हैं। बट करीब 165 से 170 कंजर्वेटिव टारगेट मेरे हिसाब से वो आने चाहिए। कंजर्वेटिव टारगेट आपका 165 है, तो एक ऐसा देखिए, अब चाहे कोई ऑप्शन प्ले करे, चाहे कोई फ्यूचर प्ले करे, चाहे कोई कैश प्ले करे, एक ऐसा लेवल स्पॉट पे दीजिए जिसके नीचे आपकी डिलीवरी, जिसके नीचे आपका फ्यूचर ट्रेड एज पर द स्पॉट, या फिर जिसके नीचे आपका ऑप्शन ट्रेड एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मोमेंटम है पूरा का पूरा। देखिए वीरेंद्र, अगर ये अब दोबारा से जिस तरीके से, क्योंकि कल ब्रेकआउट आया है वॉल्यूम के साथ, अगर ये दोबारा से 140 के नीचे आ जाएगा तब शायद ये नेगेट हो जाए, क्योंकि ये फिर साइडवेज हो जाएगा। बीच में ये वीरेंद्र ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो 3 जून की मैं बात कर रहा हूँ, उस दिन एक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बनी थी और वहां पे एक फेलियर आया, उसकी वजह से एक डिप आया 120 तक। तो मेरे हिसाब से जो नेगेशन का जो पॉसिबिलिटी था वो खत्म हो चुका है। बट तब भी एक पॉसिबिलिटी देखते हुए कि मार्केट में अगर प्रॉफिट टेकिंग आ जाए, ऐसा कुछ, एक 140 का स्टॉप लॉस रहेगा उस केस में, क्योंकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल होना चाहिए, तो 170 तक एटलीस्ट आपको टारगेट्स मेंटेन रखने चाहिए। ओके, अच्छा, इस बीच एक स्टॉक लेके आइए, मुथूट फाइनेंस 964। इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर मुथूट फाइनेंस। 962 पे अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ स्टॉक का एक कंप्लीट वी शेप रिकवरी है। अगर आप इस स्टॉक को देखें, 47 मेरे ख्याल से जो लो लगा था ना, वो इसकी ट्रैजेक्टरी थी 463, भाव था 19 मार्च को। 463 से 963, 500 रुपए जुड़ गए। अजीत, कोई मामूली बात नहीं है। महज 3 महीने में इसके पूरे ट्रेडिंग करियर में जो मूव था उसका 50% इसने सरेंडर किया और उसके बाद उतना ही रीगेन कर लिया। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ट्रेड को? बिल्कुल वीरेंद्र, देखिए वर्टिकल रिकवरी आई, उसके बाद एक कंसोलिडेशन का फेज था और उसको ब्रेक करने के बाद से अब ये मोमेंटम को फेज आउट होते हुए नहीं देख रहे हैं। और कल के अगर आप पूछ ले 4-5 दिन की अगर बात करें तो 3-4 दिन का कंसोलिडेशन, उसका कल ब्रेकआउट आया और आज उस मोमेंटम को कैरी ओवर देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन के बाद एक सपोर्ट एरिया आपका बहुत नजदीक है, करीब करीब आप मान लीजिए 930-940 का जो जोन है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और क्योंकि रिकॉर्ड हाई के पास है, मेरे हिसाब से इसमें पोजीशन आपको राइट करना चाहिए। तो आप साइड पे उसका शायद साइकोलॉजिकल हर्डल जो कि 1000 का एक दिखाए, बट मुझे लगता नहीं है कि वो शायद वहां रुकेगा, कि जिस तरीके का मोमेंटम है
तो आप इसमें हर 3-4% के मूव पे करीब 1-1.5% का स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करके अपना मेंटेन रखिए पोजीशन। ओके, चलिए अजीत, अब एक बार इंडेक्स पे फिर लौटते हैं। याद रखिए निफ्टी 1 2 3 4 5th अटेम्प्ट लेगा इस बार अब 10,120 से ऊपर की ट्रेजेक्ट्री का 5th अटेम्प्ट। आई मीन अमूमन तीसरे अटेम्प्ट में कोई रेंज जो है उन क्लियर हो जाती है, लेकिन इट्स टेकिंग टू मच नाउ। तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन याद रखिए ज़्यादातर टाइम ये जो है ना अपने इस रेंज के हाईएस्ट प्राइस पे गुजार रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कुछ ठीक हो। आईजीएल डे हाई पे, मुथूट फाइनेंस डे हाई पे, आरबीएल पे नजर रख के चलिएगा और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस पे भी नजर रख के चलिएगा। वक्त नहीं है वरना मैं इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के ऑप्शन पे बात भी करता। रिलायंस एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है इस वक्त और रिलायंस पे हमने एक डेडिकेटेड डिस्कशन किया और रिलायंस का डे हाई पर आके खड़ा होना आई थिंक ये एक अच्छा संकेत है, एटलीस्ट अगर आप देखें इंडिसेस के लिए। खैर, अब बात करते हैं सीएनबीसी आवाज़ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खास मुहिम का इन्फॉर्म इन्वेस्टर। और इसमें आज हम एक बार फिर से बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट की, आई मीन जब भी आप निवेश करें, याद रखिए सबसे पहले तो एक वित्तीय सलाहकार का चुनाव करें जो कि आपको एटलीस्ट गाइड करे, रिस्क से वाकिफ कराए और वो आपको एक प्रैक्टिकल टारगेट्स दे। एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाइए और थोड़ा कंपनियों के बारे में पढ़िए, उस इंडस्ट्री के बारे में पढ़िए, उस कंपनी के बारे में पढ़िए, मैनेजमेंट के बारे में पढ़िए। और याद रखिए जब आप निवेश करते हैं तो आपको निवेश को वक्त देना है, उसे एक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के तौर पर ट्रीट ना करें। वक्त दें और मामूली उतार चढ़ाव से ना घबराएं। वक्त दें तभी रिटर्न्स आपके पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट होंगे। एक ब्रेक के बाद अगला खास कार्यक्रम आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार।